सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूनिक का मॉडल पेपर है जो जूरिस्प्रूडेंस सेकंड है के, जिसका कोड है के 2001 लीगल कॉन्सेप्ट। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय प्रशासन क्या है, इसके प्रकार बताइए, सिविल एवं आपराधिक न्याय का अंतर स्पष्ट कीजिए, इस संदर्भ में विभिन्न दंड सिद्धांतों की तार्किक विवेचना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसके बारे में बात करेंगे। न्याय प्रशासन क्या है, इसके प्रकार बताइए, सिविल आपराधिक न्याय अंतर स्पष्ट कीजिए, इस संदर्भ में विभिन्न दंड सिद्धांत की तार्किक विवेचना कीजिए। और इसे अगर दूसरी है उसमें पूछ सकता है आपसे, ये कहेगा कि दंड के विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आप मृत्यु दंड समाप्त किए जाने के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रकट करें, क्या मृत्यु दंड असंवैधानिक है। तो ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और तो चलिए इसका शुरू करते हैं। इसका है, न्याय प्रशासन क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सामंत महोदय के अनुसार न्याय प्रशासन का तात्पर्य किसी ऐसी राजनीतिक सामाजिक समाज में राज्य की भौतिक शक्ति के द्वारा अधिकारों की रक्षा करना है, या अधिकारों की रक्षा करना है कि हमारे जो भी जितने भी अधिकार हैं उनकी अगर हम रक्षा करते हैं तो वो हमारा न्याय प्रशासन है, क्योंकि यह राज्य के द्वारा कानूनी अधिकारों के संदर्भ में बल का प्रयोग है। वास्तव में समाज के लिए कानून और न्याय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। समाज में कानून और न्याय यानी कि हमारे सिविल की और जजों की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कानून का उद्देश्य समाज या राज्य में न्याय की स्थापना करना होता है तो यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। साथ ही न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि कानून की शक्ति इसके साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि कानून की शक्ति और न्याय ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि कानून जो है विधि को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो न्याय होता है वो आपका बनाया जाता है जिसको कानून लागू कराता है। तो इसी प्रकार न्याय कानून की कसौटी है। यह सामान्यतः न्याय की स्थापना का तात्पर्य कानून का इस प्रकार प्रयोग करना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग कर सके। तो हॉब्स महोदय हैं, उनके अनुसार सुनिए। हॉब्स महोदय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सदा अपने हित के पूर्ति करने की बात सोचता रहता है, जिसके कारण वह समाज में पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न करता है। यदि इस संघर्ष को किसी सत्ता का भय दिखाकर नियंत्रित नहीं किया जाता तो समाज में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। हॉब्स महोदय बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य है अपने ही स्वार्थ की खातिर अपने हित के लिए निरंतर करता रहता है। ये कंपटीशन जो बढ़ रहा है आज की डेट में, कंपटीशन चल रहे हैं, ये सब क्या है कि एक दूसरे को नीचे करते हैं तभी तो अपनी पोजीशन ले पाते हैं। तो इसी बेसिस पे यही होता है। आपराधिक भी ऐसे ही नियंत्रण करते हैं। अगर कानून ना हो तो उस स्थिति में समाज में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अगर एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखा जाए। अनियंत्रित समाज में मानव जीवन दुर्भर, क्षणिक और दयनीय हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि कानून द्वारा न्याय प्रशासन किया जाए। वास्तव में न्याय प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आदिम काल का व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी पर टूट पड़ने और अहिंसात्मक से अपनी सहायता खुद लेने की प्रवृत्ति का विरोध किया जाता है। इस साधन को आधुनिक युग में सभ्य समाज ने अपना लिया है। अब आदिम काल की तरह कोई भी व्यक्ति अपने मामले को स्वयं निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए जिसके साथ अपराध हुआ है वह न्यायालय में जाए, ना कि खुद ही उसके समाधान के लिए खुद ही उन्हें पनिशमेंट दे या कुछ भी ऐसा करे।
तो इसके बारे में बताया जाए, यदि शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके दोषी व्यक्ति की क्षति प्राप्त करने का अधिकार है। ये मतलब अगर जैसे आपने किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप जो है उसके तुरंत अपना थप्पड़ मारेंगे तो आप उसकी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। तो न्याय प्रशासन के प्रकार, न्याय हमें दो प्रकार से मिलता है। एक तो मिलता है सिविल, एक होता है आपराधिक न्याय प्रशासन। सिविल जो होता है इसके अंदर आपकी सीपीसी आती है, ठीक है। जितने भी आपके ये होते हैं दीवानी मामले होते हैं, ज़मीन से जुड़े जितने भी वो हैं, ये सब के सब आपके सिविल इसमें आते हैं, सिविल न्याय संहिता में। और आपराधिक न्याय प्रशासन, इसमें आपके क्रिमिनल हो गए, जितने भी आपके अधिकारी हो गए, जो भी आपके दंड के भागीदारी हैं, जो कानूनी तौर पर अपराध है उसके खिलाफ जो है आपराधिक मामले जाता है। और कुछ होते हैं जो सिविल और आपराधिक इन दोनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं तो पढ़ते हैं हम सिविल न्याय प्रशासन। तो नागरिक या दीवानी न्याय शासन का अभिप्राय पक्षों को कानूनी अधिकार का निश्चय कराता है और जिस पक्ष की क्षति पहुंचती है उसे क्षतिपूर्ति, निषेध, आज्ञा पुनः स्थापित और विशिष्ट पालन आदि के माध्यम के द्वारा सहायता पहुंचाना है। तो ये होता है सिविल प्रक्रिया संहिता। इसमें वादी खुद जाता है अपने क्षतिपूर्ति के लिए। यहाँ पर आपराधिक न्याय प्रशासन में आपराधिक न्याय प्रशासन द्वारा उद्देश्य एक व्यक्ति अपराध का निश्चित करना है जिस पर किसी अपराध के करने या आरोप होता है, उसे अपराध को सिद्ध किया जाने के पश्चात उसके जुर्माना या कारावास की सजा देना है। मतलब कि अगर कोई आपने जुर्म करा है आपराधिक, जो कि क्रिमिनल के अंतर्गत आता है, तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको जुर्माना या कारावास की सज़ा हो सकती है। अतः आपराधिक न्याय प्रशासन एक प्रमुख उद्देश्य अपराधी को दंडित करता है। दंड को हम 3 दृष्टियों में देखते हैं। हम इसे समाज की रक्षा का एक ढंग कह सकते हैं। इसमें हम स्वयं दोष या उपचार मान सकते हैं तथा दंड द्वारा बड़े अपराधियों को भय दिखाना, उन्हें ऐसा करने से रोकना है। क्योंकि हमारा न्याय क्यों देते हैं, जजमेंट क्यों होते, कानून ये बने ही इसलिए हैं ताकि आगे जाके भविष्य में कभी भी ऐसा ना हो। सब अपराधों को रोकने के लिए बने हुए हैं, तो जिसमें समाज और व्यक्ति की सुरक्षा हो सके। दंड समस्या इन्हीं 3 सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर दी जाती है। तो मेन यही 3 सिद्धांत हैं जिनको देखकर दंड दिया जाता है। और वहीं अब बात करते हैं दीवानी न्याय प्रशासन, यानी कि सिविल केस क्या होते हैं, और आपके आपराधिक न्याय प्रशासन यानी कि क्रिमिनल केस क्या होते हैं। तो दीवानी प्रशासन में बात करते हैं हम। दीवानी मामलों में कार्यवाही क्षतिग्रस्त पक्ष द्वारा की जाती है। मतलब कि जो सिविल केस होते हैं उसमें दीवानी मामले कहा जाता है ना सिविल केसेस को। तो उसमें जो जिसके साथ क्षति हुई है वो इसमें वाद दायर करवाता है, स्वयं साक्ष्य देकर अपना वाद स्थापित कराता है। वहीं आपराधिक मामलों में कार्यवाही राज्य द्वारा की जाती है तथा पीड़ित पक्ष को राज्य द्वारा गवाह के रूप में बुलाया जाता है। जिसके साथ अत्याचार हुआ है या अपराध हुआ है जिसके साथ, वो सरकार का गवाह होता है और सरकार की नज़र में वह दोषी पाया जाता है जब न्यायालय में रहता है। तो दीवानी मामले सिविल प्रोसीजर संहिता यानी कि सीपीसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और फौजदारी मामलों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत रखा गया है, तो ये सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं दीवानी कार्यवाहियों में मुख्य उपचार हर्जाना होता है। यहाँ पे तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा या फिर मतलब कुछ भी आपको जुर्माने के तहत देना पड़ेगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। और यहाँ पे फौजदारी मामले में मुख्य उपचार अपराधी को सज़ा देना होता है। यहाँ पे टैक्स नहीं चलता, यहाँ पे सीधा आपको सज़ा मिलेगी। आपने अपराध किया है, अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको सज़ा का प्रावधान है। वहीं दीवानी मामले में वाद दीवानी न्यायालयों में दायर किया जाता है, वहीं आपराधिक मामलों में वाद फौजदारी न्यायालयों में दायर किया जाता है। ये हो गए इसके पॉइंट्स के आपराधिक और दीवानी न्याय प्रशासन क्या है। तो इनमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि निर्वाण सिद्धांत। यानी कि निर्वाण सिद्धांत अब फ़िलहाल में नहीं है, कुछ होगा। कुछ जो हमारे प्रोफेसर हुए उनका मत था कि इसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत से वो बताए हैं
कि ये किस प्रकार से सही है, किस प्रकार नहीं। यह सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को कठोर मत दंड देकर अन्य लोगों को भयभीत करके अपराधों को रोकना होता था। निवारण सिद्धांत यानी कि इसका निवारणार्थक सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि कठोर से कठोर दंड दे, चाहे जैसे कि किसी को पहले टाइम पे जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो होता था वहाँ पे मृत्यु दंड जो दिया जाता था, किसी को गर्म तेल में डाल दिया, किसी की चमड़ी उधड़वा दी, तो ऐसे न्याय जो है वो दिलाया जाता था, तो ताकि ऐसा कोई अपराध दोबारा से ना हो। परंतु अब ऐसा नहीं है, फिर भी अपराध नहीं रुके उस समय में, क्योंकि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सोफ्टेस, बेंथम, प्लेटो आदि हैं। दंड इतना कठोर होना चाहिए जिससे भावी अपराधी उसको याद करके भयभीत हो उठे। मतलब कि निर्वाण सिद्धांत जो चालू करा गया वो इसलिए चालू करा गया कि अपराध को याद करके कोई व्यक्ति इसे दोहराने की कोशिश ना करे, परंतु अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड देना न्यायोचित है, बशर्ते कि उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर व्यापक रूप से पड़े। प्राचीन तथा मध्यकाल में भयोत्पादन दंड के अधिक महत्व दिए गए। मतलब कि पुराने टाइम में जो है सबसे ज़्यादा भय उत्पन्न करना होता था कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके साथ ऐसा करने उसे फांसी की सज़ा हो जाए ताकि कोई चोरी ना करे। परंतु अपराधियों को खुले स्थानों में फांसी देना, जैसे कोड़े मारना, उबलते पानी में डालना, या फिर दीवार में जिंदा चिनवा देना, या फिर उनको कठोर दंड प्रचलित थे। मतलब कि ऐसे या तो उन्हें कोड़े लगवाते थे, उन्हें मरवा देते थे उसमें दीवार में चिनवा देते थे। तो ऐसे कठोर दंड देकर अपराधी को दोबारा उस अपराध करने से रोकना, ये निर्वाण सिद्धांत का उद्देश्य था, बल्कि उसको कठोरता से दंडित करके दूसरों को सबक देना भी था। कि मतलब अगर निर्वाण सिद्धांत के अंतर्गत जो है हम कठोर से कठोर दंड देंगे तो ये जो है भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा। लेकिन इसकी अब आलोचना होने लगी। इसकी आलोचना में जैसे कि अब वर्तमान युग में यह सिद्धांत बहुत ही अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक, अतार्किक तथा अवैज्ञानिक ठहरता है, क्योंकि यह दंड वास्तव में भयोत्पाद तो होता है परंतु समाप्त हो जाते या उनके कमी आ जाती, परंतु अपराध तो अभी भी नहीं रुके। तो इसमें जो है निर्वाण सिद्धांत का इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ के समय में जब जेब काटने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, फिर भी इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए समुदाय में से जेब काटना, चोरी या छेड़छाड़ की आपराधिक वारदातें हो जाती थी। अतः दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके किसी को फांसी पर टांगा जाता था या कोड़े मरवाए जाते थे, वहीं देखने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा होती थी, तो उसी भीड़ के अंतर्गत वहाँ पे कोई किसी की जेब काट लेता, किसी को छेड़ देता, तो ऐसे अपराध फिर भी नहीं रुक रहे थे। तो इस सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि इस अपराध को कठोर दंड देकर और आत्म सुधार के अवसर से वंचित रखा जाता था, जो मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है। अतः यह सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है और इसके आश्रित परिणाम निकले। मतलब कि यह सिद्धांत भी हमारा फेल हो गया कि आप डर का माहौल पैदा करने के लिए इतनी पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हो, वहाँ पे दंड दे रहे हो, फिर भी अपराध नहीं रुक रहे। तो फिर एक दूसरा सिद्धांत आया, निरोधात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराधी को जेल में रखा जाता था, कि मतलब निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आपने जो अपराध किया आपको जेल में रख दिया जाता था या मृत्युदंड दिया जाता था। इसका मुख्य समर्थन हेम्स तथा सामंड आदि हैं। सामंड ने अपने विचारों में समर्थन में तर्क देते हुए यह कहा कि हम सांपों को इसलिए मार डालते हैं कि वे संसार में ना रहें, और यदि वे रहते हैं तो काट खाए जाने का भय बना रहेगा। सामंड कहते हैं कि हम सांपों को इसलिए मार देते हैं कि वो अगर हमारे बीच में रहेंगे तो वो हमें काट खाएंगे और उनसे हमें डर बना रहेगा। तो इससे मुक्त रहने के लिए
अच्छा यही होता है कि उन्हें रहने ही ना दिया जाए, कि मतलब सांपों को इसमें रहने नहीं दिया, मतलब मार दिया जाए। तो मतलब अपराधी जो हैं उन्हें रखा ही नहीं है, उन्हें मार दिया जाए। पर यह बात गंभीर अपराधों के बारे में भी लागू होती है। उन्हें प्राण दंड देकर आगे अपराध करने से रोक दिया जाए। प्राचीन काल इसलिए अपराधियों के अंग भंग कर दिया जाता था, क्योंकि योनि अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाता था। कि मतलब प्राचीन समय में तो अगर जैसे किसी ने किसी को हाथ से थप्पड़ मार दिया तो उसका हाथ काट लिया। अब जैसे कोई किसी के साथ यौन संबंध बनाता था तो उसे नपुंसक बना देते थे। तो इसकी भी आलोचना हुई कि कांट के अनुसार ये सिद्धांत व्यक्ति के वास्तविक रूप में करता है, इस उसे साधन माना गया है, ना कि उद्देश्य, क्योंकि यह मानवता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इसके अलावा अभी अपराधों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अपराधी जब कारावास में सज़ा भुगत कर बाहर आते हैं तो वह अपराधी पुनः वही अपराध करने लगता है और उनके मन में दंड का भय खत्म हो जाता है। पैटर्न के अनुसार यह सिद्धांत अपराध की प्रवृत्ति के सुधार और विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये लगाइए कि जैसे ये टिट फॉर टैट वाला अपराध था निरोधात्मक, कि मतलब आपने अगर किसी के साथ छेड़छाड़ की तो आपको मृत्युदंड दे दिया। तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब, क्योंकि मृत्युदंड एक बड़ा अपराध हो गया, तो मृत्युदंड को छोड़कर आपको जो है जीवन कारावास हो गया। तो उसमें आपके जो है भय निकल जाता था कि चलो मृत्यु तो होगी नहीं, अपना जब भी हमें वो मिलेगी हम आगे फिर दोबारा से अपराध करेंगे। ठीक है। तो वहीं प्रतिकारात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है, कि मतलब जैसे बदले की भावना पर सिद्धांत आधारित है कि अपराधी ने अगर तुम्हें मारा है तो तुम भी उसके लिए मार दो। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में ही दंड दिया जाता था। जैसे कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, अंग के बदले अंग। यानी कि अगर किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो आप भी उसकी आँख फोड़ दो। तो ये टिट फॉर टैट वाला सिद्धांत था, प्रकारात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का हाथ काट लेना न्यायोचित होगा जिसने दूसरे का हाथ काटा है। मतलब कि अगर किसी ने आपके हाथ में कुछ मार दिया या आपका हाथ काट दिया तो आप भी उसका हाथ काट देंगे। यह सिद्धांत जैसे को तैसा वाली कहावत पर आधारित है, कि मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है। तो समर्थक कांट, होम्स, सामंड तथा इरविन आदि। कांट का मत है कि बदले लेने में मानव भावनाओं को संतोष मिलता है, कि मतलब मनुष्य इतना वो है कि मतलब बदला लेने की भावना रहती है। यह भी कहा जाता है कि दोषी को दंड मिलाकर निर्दोष बताकर। वहीं कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो एक ए ने बी की आँख फोड़ दी इसने, तो अब क्या हुआ कि इसने अगर मान लो कि ए ने जो है बी को मार डाला, ठीक है, अब ये तो ख़त्म हो गया। तो अब इसके परिवार का कोई सी जो है वो उससे इसे मरवाएंगे। तो ये इस सिद्धांत का ये उद्देश्य हुआ कि आप तो एक नया अपराधी और पैदा कर रहे हैं, कि मतलब आपने अब इसे मरवाया तो अब इसकी ओर से कोई डी खड़ा होगा जो इसे मारेगा। तो ऐसे करके फिर ये तो अपराध बढ़ता चला जाएगा इसमें। तो इसी वजह से इस सिद्धांत की भी बहुत से बेंथम महोदय हैं और इरविन हैं, सामंड हैं, इन्होंने इसकी आलोचना भी की। तो फिर आगे आते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। वर्तमान युग में अपराधियों को दंड करने की अपेक्षा उनके सुधार पर महत्व दिया गया। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है ये सुधारात्मक सिद्धांत है, क्योंकि आपने जेल में देखा होगा कि मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि अगर कोई अपराध करके जाता है तो उसे वहाँ पे सारे काम करना पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, वहाँ पे साफ़ सफाई होगी। तो वहाँ पे जो है सुधारात्मक उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र सुधार पर विशेष बल देता है। अपराधी में यह भावना पैदा हो जाती है कि वह अपराध करने या सामाजिक बुराई है, कि मतलब वह अपराधी को उसकी आंखों में ऐसे ही उसकी वो बना दी जाती है कि ताकि वो उस अपराध के बारे में खूब डरे भी और उसे दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। इहिरिंग के अनुसार अपराध के तत्व का पता लगाना तथा सामाजिक परिस्थितियों में दोष निवारण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
अच्छे न्याय के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक तथा सामाजिक परिस्थितियां अध्ययन करके उसके संदर्भ में सजा तथा सुधार के उपयोग को लागू किया जाए। महात्मा गांधी के अनुसार अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। ये महात्मा गांधी हैं, ये अपना अलग ही लेवल इनका ये बता रहे हैं कि अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। तो इन्होंने इसी में हम सबका कल्याण निहित है। अपराधी की जड़ को समाप्त करना हितकारी होगा, ना कि अपराधी को। तो अब बहुत से महोदय हैं, प्रोफेसर जो बताते हैं कि मतलब अपराधी को ख़त्म करने से इतना वो नहीं होगा कि मतलब अपराधी का भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अपराध की जड़ अगर हमें ख़त्म करनी है तो हमें अपराधी को ख़त्म नहीं करना, हमें करना है जो अपराध को कर रहा है उस व्यक्ति को सुधारना है हमें। तो ये बताया है। केवल अपराध करने से वह अमानव नहीं बन जाता कि मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी अपराध के लिए जेल में है तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कुछ मतलब ठीक हो ही नहीं सकता। भाई जितने दिन की उसे सज़ा मिली है वो उसको सज़ा काट के आएगा, फिर से वो नॉर्मल कहलाएगा कि भाई उसने ये प्रावधान किया उसके लिए उसे सज़ा मिल गई, उस सज़ा को भोग के आ गया। तो उसमें मानवीय गुण छिपा रहता है, वहाँ भी मानवता देखी जाती है। उनका विकास करना आवश्यक होता है। भारतीय इतिहास में इसके उदाहरण महर्षि वाल्मीकि और अंगुलीमाला आदि हैं। ठीक है। तो यह सिद्धांत अपराधों को एक रोगी के रूप में देखता है कि मतलब जिस प्रकार एक चिकित्सा पद्धति से रोगी में सुधार लाया जाता है, उसे स्वस्थ कर दिया जाता है, तो उसी प्रकार अपराधी को भी वैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपायों से सुधार लिया जाना चाहिए। कि मतलब जज को भी, जैसे कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और उसको बिल्कुल जांच करके कहता है कि हाँ जी अब आप ठीक हो जाओगे, उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करता है, तो ऐसे ही जज को भी सेम ऐसे ही देखना चाहिए एक डॉक्टर की निगाह से कि उसको क्या हुआ, उसने वास्तव में अपराध किया नहीं किया, अपराध के लिए क्या सज़ा उसको प्रावधान करे ताकि वो उस सज़ा को काटने के बाद में सुधर जाए। तो जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का जिस परिस्थिति में अपराध किया है उसी अनुपात में उसी आधार पर दंड दिया जाना चाहिए। तो ये बताया है। फिर डॉक्टर विनोग्रेडोव के अनुसार न्यायाधीश की स्थिति एक डॉक्टर के समान ही है। जो मैंने आपको बात बताई कि डॉक्टर विनोग्रेडोव ये कहते हैं कि एक न्यायाधीश जो है वो बिल्कुल एक डॉक्टर की भांति होता है कि उसकी चिकित्सक की तरह बीमारी के कारणों की छानबीन करे, रोग का उपचार करना चाहिए कि मतलब उसकी रोग का उपचार करें। तो आलोचना तो है इसमें भी, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यह अपराधियों के हृदय परिवर्तन करके अपराधी के प्रति ग्लानि पैदा करता है। यह किशोर तथा प्रथम अपराधियों में बहुत न्यायकारी सिद्ध हुआ है। वहीं यह किशोर अपराधियों को अन्य अपराधियों से अलग रखकर उन्हें दक्ष अपराधी बनाने से रोकता है कि मतलब जो आगे और बढ़ा के क्राइम न कर दें, तो उसके लिए यह अपराधियों के व्यावसायिक शिक्षा देता है तथा जिसे वे जेल में से छूटते हैं तो वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें कि मतलब उन्हें जेल में कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाते रहेंगे ताकि वो उन सब चीज़ों को भूल जाएं। परंतु सामंत के अनुसार इस सिद्धांत में 3 बुराइयां हैं। जैसे अपराधियों को शारीरिक, बौद्धिक तथा बौद्धिक, नैतिक, प्रशासनिक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही के खुद अवग्रह में बदलना होगा, जिससे अपराधियों के हृदय में दंड का भय खत्म हो जाए। कि मतलब अब जैसे आपने कोई मान लीजिए कोई अपराध किया, उसकी सज़ा मिली, आप फिर आएंगे तो फिर वही अपराध होगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के प्रति व्यक्तियों पर सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी नीति से अपराध करना एक लाभदायक धंधा बन गया है कि मतलब अपराधी तो अब यहाँ स्वतंत्र हो गए कि भाई न्यायालय है, उसे सज़ा बोलेगा, वो सज़ा काट के आ जाएगा, फिर से वो होगा। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है कि सामंत
महोदय हैं वो बताते हैं, उनका मत है कि न्याय प्रशासन की दृष्टि से न तो केवल सुधारात्मक पद्धति उपयुक्त है और ना ही निवारणात्मक पद्धति, बल्कि इन दोनों में उचित समन्वय होना आवश्यक है। कि मतलब निवारणात्मक पद्धति और सुधारात्मक पद्धति के मतलब उन्हें सुधारा भी जाए और उनका निवारण भी किया जाए, ताकि वहाँ पे उनके बीच में एक सामंजस्य बना रहे कि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना हो। तो भारत के लिए दंड का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, तो इसके लिए बात करते हैं। तो भारतवर्ष के लिए दंड का कोई एक सिद्धांत उपयुक्त न होकर दंड का समन्वय रूप होना चाहिए। सामंत के इस विचार से हम सहमत हैं कि दंड सुधारात्मक प्रतिरोधात्मक पद्धति से समन्वय के आधार पर दिया जाना चाहिए। दंड का स्वरूप अपराधी को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। सामंत कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार का अपराध है उसी प्रकार की उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ अपराधी सामान्य और स्वस्थ प्रकृति के नहीं होते, तो ऐसे अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दंड व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कि मतलब जो सुधरना ही नहीं चाहते, कि जिनका काम यही है चोरी लूटपाट से वो अपना भरण पोषण करते हैं, तो उनके लिए तो सुधारात्मक। तो इसके विपरीत महिला, किशोर या प्रथम अपराधियों को कठोर दंड देना अनुचित है। कि उनके इस आदत को छुटाने के लिए उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। उन्हें सुधारात्मक दंड पद्धति से सुयोग्य नागरिक के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सोथना ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिकार देने की बाध्यता, अनुचित कमाई ले लिया जाना, ऊपर से दंड, ये तीन बातें यह समन्वित हैं तो अपराधी पुनः अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। क्योंकि ये जो तीन बातें बताई थी ये अगर हैं तो फिर से दोबारा से दंड नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में निवारणात्मक और सुधारात्मक पद्धति बनी रहेगी। वहीं मृत्यु दंड है जिसके विपक्ष में तर्क हैं कुछ विद्वान मृत्यु दंड को ख़त्म करने के पक्ष में हैं। वहीं कंज्यूमर का मत है कि मृत्यु दंड में कोई सुधारात्मक गुण नहीं होते, क्योंकि मृत्यु दंड हालांकि कुछ देशों में तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, उन्हें मृत्यु दंड न देकर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें मृत्यु दंड को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि इसमें अपराधिक की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मृत्यु दंड दिया फिर भी अपराध नहीं रुक रहा। बेकारियां और बेंथम ने भी मृत्यु दंड के पूर्ण रूप से समाप्त करने की वकालत की है। उनकी इस विचारधारा का यह प्रभाव हुआ कि 18वीं सदी में अंत तक मृत्यु दंड के मामले में घटकर केवल 200 रह गए और आज मृत्यु दंड केवल नरहत्या, देशद्रोह के मामले में ही दिया जाता है। कि मतलब अगर आदमी किसी का मर्डर कर देता है उसके लिए मृत्यु दंड देना, देशद्रोह है उसके लिए मृत्यु दंड देना। तो आज संसार के अनेक देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। कि मतलब बहुत से देश हैं जो बता रहा था कि उनमें नहीं मृत्यु दंड नहीं मिलता, जैसे कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है और अमेरिका के कुछ राज्य हैं जिनमें मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया कि वहाँ पर मृत्यु दंड ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इन देशों के आंकड़ों से पता चलता है कि वहाँ पर अपराधियों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आई है। क्योंकि आप अगर अपराधियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या उन्हें उनकी स्थिति बताते रहेंगे तो वह अपराध होने का ही नहीं है। मृत्यु दंड के पक्ष में तर्क, कुछ विद्वान मृत्यु दंड के कायम रखने में पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि मानव स्वभाव प्रतिरोधात्मक होता है। कि मतलब मानव को अपना अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके बदला लेना चाहता है, अतः अपराधी के साथ इसके अपराध के लिए अनुकूल व्यवहार करने में असंतुष्ट इस पक्ष के आत्मशक्ति मिलती है। कि मतलब कि हमारे खिलाफ अगर कुछ वो हुआ है तो हमें उसका प्रावधान करना चाहिए। तो ये थे आपका क्वेश्चन न्याय प्रशासन वाला। तो और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अब हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधिपत्य के लिए ना तो मानसिक इच्छा और ना ही भौतिक अधिकार पर्याप्त है। आधिपत्य का संभव ही दोनों योग से होता है। यह तब समाप्त हो जाता है तब या तो एक अथवा दोनों अदृश्य हो जाएं। समझाइए। यानी कि कब्जे की परिभाषा,
आधिपत्य को हम कब्जा, दूसरे शब्दों में कब्जा भी कह सकते हैं। सामंत महोदय के अनुसार किसी किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच में जो निरंतरता तथा वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहा जाता है। कि मतलब ए और बी के बीच में अगर कोई वो है, संबंध है, तो उसे हम किसी इसी चीज़ को लेकर तो ये एक कब्जे के रूप में कहलाया जाए। उसके मत अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे से तात्पर्य है, किसी भौतिक वस्तु से तात्पर्य संसार का कोई अन्य व्यक्ति उस समय उस वस्तु पर कब्जाधारी के खिलाफ अधिकार न रखे। अतः स्पष्ट है कि सामान्य ने कब्जे को वास्तविक संबंधित माना है, ना कि आधिकारिक। इसी आधार पर इसी परिभाषा कटु आलोचना की गई है। हेनरी मैन किसी वस्तु को अपने समझकर अपने पास इस इच्छा से रखना कि उस पर उसका अपना भौतिक अधिकार है। यानी कि अब कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसे आप अपने समझकर अपने पास रखते हैं तो यह स्वामित्व कहलाती है, यानी कि कब्जाधारी के अंतर्गत आती है। जैसे 9/10 का आख्या दी गई है। जकारिया के अनुसार कब्जा किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच में ऐसा संबंध है जो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु का घोषणा किए रहने या इरादा रखता है कि उसको उस वस्तु को वह धारण करने का या उसकी उपभोग करने की क्षमता भी रखता है। तो ये जो है कब्जा जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है। जो भौतिक कब्जा, जिसे हम भौतिक कब्जा भी कहते हैं, वहीं मानसिक या मानसिक संकल्प या फिर भौतिक कब्जा। तो भौतिक कब्जे को स्टार्ट करते हैं। भौतिक कब्जे से तात्पर्य किसी वस्तु पर कब्जाधारी के प्रभाव, नियंत्रण और बाह्य हस्तक्षेप के बहिष्कार करने की क्षमता। यानी कि कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अपना अधिकार जमाने के लिए आ गया है तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर करें। वहीं भौतिक तत्व किसी वस्तु पर वास्तविक आधार को प्रकट करता है। भौतिक तत्व के मतलब आप इस पर प्रेजेंट में अब भी आप उसके मालिक हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 बातें शामिल हैं। एक, कब्जाधारी का अन्य व्यक्तियों से संबंध, कि मतलब उसने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, कैसे है। कब्जे का सबसे आवश्यक तत्व यह है कि कब्जाधारी अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु से अलग कर देता है। कि मतलब जिसका कब्जा है प्रॉपर्टी पर वो दूसरे व्यक्ति को उससे अलग कर देता है। जैसे कि कब्जाधारी की व्यक्तिगत उपस्थिति कुछ अवस्थाओं में कब्जाधारी का व्यक्तित्व रूप से विद्यमान होना आवश्यक है, भले ही वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो या सोया हो या फिर पड़ा हो। कब्जाधारी का भौतिक शक्ति, इसका तात्पर्य कब्जाधारी को उस भौतिक शक्ति से है जिसके द्वारा वह दूसरों को उस वस्तु से अलग कर दे। कि मतलब कोई भी चीज़ है, ये अगर ए की चीज़ है तो बी उसे अगर लेना चाहे तो ये ए इसे अलग कर दे कि नहीं ये मेरा है, वही कब्जा कहलाता है। गोपनीयता, कभी कभी वस्तु का इस्तेमाल छिपाकर किया जाता है जिसके कारण बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं प्रथा लंबे समय से किसी ऐसी वस्तु को प्रथा के रूप में प्रयोग होता है जिससे कब्जा भी हो जाता है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर खेती करते रहना। मतलब आपने अगर कोई खेती 10 साल तक लगान पे दे रखी है तो आपका उस पर सिर्फ इतना हक रहेगा कि आपने जिसको वो खेती अपनी लीज पर दी है, लगान पर दी है, वहाँ से आप उसको उस भूमि में से मिट्टी हटवाने या फिर उस पर कुछ निर्माण करवाने से रोक सकते हो बस। लेकिन जिसने वो लीज पर ली है वो उसमें खेती कर सकता है और आपको उसके बदले में पैसे देगा वो। तो ये प्रथा है कि मतलब चली आ रही है। उचित दावों के प्रति सम्मान, वर्तमान युग में अधिकारों का अस्तित्व एक दूसरे से उचित दावों का प्रतीक सम्मान करने से ही संभव है। अतः लोग उचित दावों के प्रति सम्मान करते हैं। वहीं मानसिक इच्छा, किसी वस्तु पर कब्जा प्राप्त करने के लिए कब्जाधारी वैसा करने की इच्छा का होना भी आवश्यक है। कि मतलब आप अगर किसी वस्तु पर कब्जा कर रहे हैं तो उसकी जैसी मानसिकता बनाई होनी चाहिए। अन्य वस्तुओं का कब्जा, किसी वस्तु या संपत्ति पर कब्जा होने के बाद अनादर किसी भी वस्तु पर कब्जा हो जाता है। जैसे गोदाम का कब्जा करने पर गोदाम में रखी हुई वस्तुओं पर कब्जा हो जाए। जैसे कि मतलब अगर आपने कोई गोदाम लिया और उस गोदाम के अंदर जो भी चीज़ निकली तो उस पर स्वतः ही कब्जाधारी जिसने गोदाम को लिया है
उसका उस पे कब्जा स्वयं स्वतः ही हो जाएगा। वहीं कब्जाधारी का कब्जा की गई वस्तुओं के संबंध में कब्जाधारी का कब्जा की गई वस्तुओं के प्रत्यक्ष संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध होता है। भले ही किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण वस्तु की प्रकृति के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे एक पालतू गाय, कुत्ता, कबूतर आदि कहीं भी घूमें, उन पर उसके स्वामी का ही कब्जा माना जाएगा। जैसे कि ये आपकी चल संपत्ति होगी कि आप मतलब आपकी गाय या कुत्ता कहीं भी घूमेगा, लेकिन वो कहलाई जाएगी आपकी ही, जिसका जिसका जो उसका स्वामी है। इसके विपरीत किसी वस्तु के उपयोग में कठिनाई बावजूद भी उसकी वस्तु पर कब्जा बना रहता है। जैसे अध्यापक अपनी पुस्तक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देता है, तो वो भी उस पर अध्यापक का कब्जा बना रहता है। कि मतलब मान लीजिए आपके टीचर ने आपको अपनी बुक दी पढ़ने के लिए, आप उसे अगर वापस नहीं दोगे तो उस पर आपके टीचर का हक है कि वो आपसे ले सकता है। उस बुक को आपको देनी ही पड़ेगी, आपने उनसे ली है। अगर हाँ, आप तब नहीं दे सकते कि आप अगर किसी बाज़ार में गए और बाज़ार से आपने बुक खरीदी, तो उसे अगर आपके टीचर परमानेंटली मांगे तो आपका अधिकार होगा कि आप अपनी बुक को वापस मांग सकते हैं। तो मानसिक संकल्प इच्छा से तात्पर्य किसी वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण स्थापित करना है। 7वीं के अनुसार कानूनी दृष्टि में केवल वही व्यक्ति कब्जाधारी माना जाता है जो वस्तु का प्रत्येक स्वामी की तरह करता है। जो कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग अगर स्वामी की तरह करेंगे तो आप मतलब उसके व्यक्ति कह रहा हूँ मैं, आप उस वस्तु के स्वामी कहलाएंगे। जैसे कि अधिक श्रेष्ठ किसी अन्य व्यक्ति के हक को स्वीकार नहीं करता। उसके मत अनुसार रोमन विधि में नौकर, दास, अभ्यर्थी, निक्षेप ग्रहीता आदि वस्तुओं पर अपना शारीरिक नियंत्रण तो रखता है, किंतु उसका ऐसा कब्जा मान्य कब्जा नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि वस्तु का प्रयोग स्वामी के रूप में नहीं करता। यानी कि अगर आपका कोई नौकर है, वो आपके लिए काम कर रहा है, वो प्रॉपर आपकी एब्सेंस में बिल्कुल वो आपकी तरह काम करेगा, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाया जाएगा, वो रहेगा आपका नौकर ही। ठीक है, उन स्वामित्व संबंधित मानसिक कब्जे का अभाव रहता है। सामंत के अनुसार कब्जे में मानसिक तत्व का होना आवश्यक है, परंतु उनके अनुसार स्वामी के रूप में वस्तु का प्रयोग करना कानूनी कब्जे के लिए प्रत्येक दशा में आवश्यक है। ये मतलब है तो आपका नौकर काम कर रहा है स्वामी वाले आपकी एब्सेंस में, तो वो कभी भी आपका मालिक नहीं बन सकता। उसके मत अनुसार भौतिक कब्जे के समान मानसिक कब्जे दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक तथा नकारात्मक। अगर हम संक्षेप में बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसंगत कथन पूर्ण उचित है, अर्थात आधिपत्य के लिए यानी कब्जे के लिए तो मानसिक इच्छा और ना ही भौतिक अधिकार पर्याप्त है। आप आधिपत्य का आरंभ दोनों के योग से होता है तथा समाप्त हो जाता है जब ये एक अथवा दोनों दृश्य हो जाते हैं। यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी बात होगी तो वहाँ पे आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। कब्जे के प्रकार: तात्कालिक, मध्यवर्ती प्रकार। तात्कालिक में सामंत के अनुसार ऐसा कब्जा जिसपे स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीधे प्राप्त कर लेता है, अर्थात कि आपने अपने नौकर को किसी सामान लेने के लिए भेजा और उसने वो ला कर दे दिया, तो वो आपका तात्कालिक उस पर वो हो जाएगा आपका तात्कालिक या फिर मध्यवर्ती कब्जा, क्योंकि आपने माध्यम था आपका नौकर उस वस्तु को लाने का, और वो वस्तु लाई किसके लिए गई है, आपके लिए, तो उस पर मध्यवर्ती कब्जा हो जाएगा। सामंत के अनुसार मध्यवर्ती कब्जा 3 प्रकार के होते हैं, जहां मध्यवर्ती कब्जा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो जो वस्तु को दूसरे के लिए धारण करता हो। जैसे कि कोई आपका सर्वेंट है, आपने उससे कुछ काम के लिए कहा और वो लाएगा, तो वो आपका माध्यम हो, उस पर किसी भी निजी हित का दावा नहीं कर सकते। जैसे नौकर या अभिकर्ता के मध्य से स्वामी का कब्जा। जहाँ मध्यवर्ती कब्जे में कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर दूसरे के लिए तथा स्वयं अपने हित के लिए कब्जा रखता है, किंतु दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व के श्रेष्ठ हक के स्वीकार करता है,
श्रेष्ठ हक को स्वीकार करता है, जैसे मकान मालिक किराए पर दिए गए मकान के मध्यवर्ती कब्जा किराएदार के माध्यम में रहता है। कि मतलब आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है और उसका वो किराया रेंट चुका रहा है, तो वो आपके मध्यवर्ती हुआ। ठीक है। जहाँ मध्यवर्ती कब्जे में कोई व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु पर स्वयं के हित के लिए वास्तविक कब्जा उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि कोई शर्त विशेष पूरी नहीं हो जाती, फिर भी वह वस्तु के स्वामी के वास्तविक अधिकार को स्वीकार करता है। जैसे गिरवी करता, यानी कि आपने अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दी या फिर गिरवी रखी गई वस्तुओं पर गिरवीदार के माध्यम से कब्जा। जब तक आपकी कोई शर्तें या नियम कोई लागू नहीं होगा तब तक वो कब्जाधारी कब्जा माना जाएगा। वहीं मूर्त और अमूर्त कब्जे होते हैं। मूर्त और अमूर्त कब्जे से तात्पर्य है, जब कब्जा भौतिक वस्तुओं पर होता है तो वह मूर्त कब्जा कहलाता है। जैसे कि भौतिक वस्तुएं जैसे मकान, भूमि, स्कूटर, बाइक आदि। इस कब्जे में किसी आधार यह कब्जा किसी आधार पर होता है तो वह अमूर्त कब्जा कहलाता है। अमूर्त कहलाता है। मार्गाधिकार, ट्रेडमार्क्स, कॉर्पोरेट आदि। कॉर्पोरेट हो गए आपके, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट का वो आ गया, तो ये कुछ जो हैं ये अमूर्त होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में कब्जा सदा मूर्त ही होता है। तो अमूर्त कब्जा एक ऐसी धारणा है जो वास्तविक कब्जे के कुछ न्याय प्रकट करती है, इसलिए रोमन विधि में इसे अमूर्त कब्जा कहा गया है। अमूर्त कब्जे के लिए आवश्यक है कि उसका लगातार उपयोग किया जाए। अमूर्त कब्जा जो होगा उसके लिए। वहीं तथ्यतः और विधित कब्जा, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति किसी वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण रखते हैं तो उस वस्तु पर उसका तथ्यतः वास्तविक कब्जा माना जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने तोते पिंजरे में रखा, उस पर उसका तथ्य कब्जा होगा, किंतु जैसे ही तोता उड़ जाता है तो तोता उसका कब्जा समाप्त हो जाता है। तो तोते से अगर कोई व्यक्ति है कि उसने अपने पिंजरे में एक तोता रख रखा है और वो तोता अगर उड़ जाए तो उसका स्वामित्व उससे ख़त्म हो जाएगा। अतः तथ्यतः कब्जा किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध को प्रकट करता है। कुछ दशाओं में वस्तु के वास्तविक कब्जे के बिना भी व्यक्ति की विधित कब्जा प्राप्त होता है। उदाहरण, मकान को किराएदार रहने पर भी मकान मालिक का कब्जा रहता है। कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर लीज पर दे रखी है तो उसमें जिसने भी वो आपके किराए पर लिया है उस प्रॉपर्टी को, तो वो उसका स्वामी नहीं कहलाएगा, वो कब्जा फिर भी आपका ही रहेगा। समवर्ती कब्जा, जब एक वस्तु पर एक ही समय में व्यक्तियों का कब्जा होता है उसे समवर्ती या दोहरा कब्जा कहते हैं। सामंड के अनुसार कुछ दशाओं में ऐसी होती हैं जिसमें दावे अलग अलग होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं होते और स्वामित्व कब्जा विद्यमान रहता है। जैसे एक ही वस्तु पर तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा साथ होना, यानी कि अगर व्यक्ति एक भूमि पर मूर्त कब्जा रहता है तो दूसरा उसी पर आने जाने के मार्ग के अधिकार के रूप में अमूर्त कब्जा रखता है। कि मतलब ये कोई प्लॉट है, आपका मकान यहाँ पर है इस प्लॉट में और बी का मकान यहाँ है, तो वो आने जाने का जो रास्ता है उस पर अमूर्त कब्जा कहला जाएगा। तो उसी भूमि पर दोनों ही व्यक्तियों के स्वामित्व कब्जे रहेंगे। कि मतलब ये जाने का रास्ता इसके लिए भी है, ये भी इधर से जा सकता है और ये भी इधर से जा सकता है। रचनात्मक कब्जे, प्लॉक और राइट के अनुसार कब्जे को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रचनात्मक कहलाता है। उदाहरण, माल की बाल्टी प्राप्त करना माल का कब्जा प्राप्त करने के समान होता है। कि आपने कोई बाल्टी खरीदी, उसके अंदर जो भी सामान है उस पर आपका ही अधिकार है, क्योंकि आपने खरीदी तो बाल्टी थी पर उसके अंदर क्या है उस पर भी आपका अधिकार है। वहीं इसी प्रकार कब्जा तथ्य न होकर विधित होता है। इसी प्रकार कब्जा पर किसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा नहीं होता। वहीं होते हैं प्रतिनिधित्व कब्जे, गौण कब्जे और कब्जा अल्प। तो गौण कब्जा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का वास्तविक स्वामी न होते हुए भी वस्तु को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कब्जे में बनाए रखने का कानूनी अधिकार होता है, तब उस कब्जे को गौण कहा है। जैसे घड़ी साज या ऋणदाता को अपने कब्जे की वस्तु अर्थात घड़ी का प्रतिभूत को तब तक अपने कब्जे में बनाए रखने का अवैधानिक अधिकार है जब तक कि उसे मजदूरी या कर्जा वसूला ना जा सके। यह तो हो गया गौण कब्जा। वहीं कब्जा कल्प
जब किसी वस्तु को केवल किसी अधिकार कब्जा प्राप्त होता है तो उसे कब्जा होता है तो उसे कब्जे कल्प कहते हैं। जैसे मार्क का अधिक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि किसी भी वैध अमूर्त अधिकार का कब्जा श्रेणी में आता है रोमन विधि में। तो अब हम दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामित्व के विभिन्न प्रकार क्या हैं? निहित और समाश्रित स्वामित्व में अंतर कीजिए। तो आध्यात्मिक या फिर कब्जा प्राप्त करने के विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। कब्जा पूर्ण प्राप्त करने के संबंधित उपचारों को भी बताइए। तो इसके बाद करते हैं स्वामित्व के प्रकार। सामंत के अनुसार स्वामित्व के 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो ओनरशिप है उसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। यानी कि सीमित अर्थ में स्वामित्व भौतिक वस्तुओं पर होता है, अतः किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं पर प्राप्त स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व कहा जाता है। भौतिक या मूर्त वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा, परखा एवं स्पर्श किया जा सके, जैसे भूमि, मकान, प्लॉट, स्कूटर, पेन, बाइक आदि। ये होते हैं आपके स्वामित्व कब्जा, यानी कि मूर्त कब्जे। वहीं सामंत के अनुसार व्यापक अर्थ में स्वामित्व किसी व्यक्ति और किसी उसमें निहित अधिकार को व्यक्त करता है। यहाँ यह अधिकार व्यक्तिगत सांपत्तिक लक्ष्य या व्यक्तिलक्षी किसी भी स्वरूप का हो सकता है। अतः किसी व्यक्ति को अधिकारों का स्वामित्व अमूर्त स्वामित्व कहलाता है। अधिकार का ऐसा अमूर्त प्रकलन है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, मार्गाधिकार, कर्जा वसूलने का अधिकार। अमूर्त स्वामित्व की विषय वस्तु भौतिक मूर्त न होकर अधिकार जैसी अमूर्त प्रतिकल्प हो जाती है। पूर्ण एवं सह स्वामित्व। जब स्वामित्व का अधिकार एक ऐसी ही व्यक्ति में निहित होता है जो ऐसे स्वामित्व या पूर्ण या एकल स्वामित्व कहलाता है, परंतु जब स्वामित्व का अधिकार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त रूप में निहित होता है तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक का स्वामित्व सह स्वामित्व कहलाता है। सह स्वामित्व 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे कि एक को कहते हैं सामान्यिक और एक को संयुक्त। सामान्यिक स्वामित्व में 2 अधिकार व्यक्त एक साथ किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रहते हैं। उनका कब्जा अविभाजित रहता है, यानी कि जॉइंट फैमिली वगैरह होगी उनमें से प्रत्येक अन्य सह स्वामित्व के साथ उस भूमि पर वस्तु का स्वयं स्वामी होता है। सामान्य स्वामित्व में यदि किसी स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है, कि मतलब पैतृक संपत्ति जो होती है उसे कहते हैं इसमें। सामान्यिक स्वामित्व को सह अभोग टेनेंसी इन कॉमन भी कहते हैं। संयुक्त स्वामित्व में सह स्वामी उत्तरजीवी के आधार पर एक दूसरे से स्वामित्व संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व हो जाते हैं। संयुक्त स्वामित्व को संयुक्त अभोग भी कहा जाता है, यानी कि जॉइंट टेनेंसी। वहीं न्याय और हितप्रद स्वामित्व। सामंत के अनुसार न्यास दोहरा स्वामित्व का एक अनोखा उदाहरण है। न्यास संपत्ति पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का स्वामित्व होना, इसी एक और न्यायिक तथा दूसरी ओर हिताधिकारी को स्वामित्व प्राप्त होता है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। वहीं चौथा पॉइंट है वैधानिक और सामयिक स्वामित्व, और पांचवा पॉइंट है इसमें निहित और आकस्मिक स्वामित्व। ठीक है, तो निहित और समाश्रित इसे स्वामित्व इसे बताते हैं आपको। यदि समानता प्राप्त करने वाले संबंधी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं तथा स्वामी का
हक पहले की भांति ही पूर्ण रहता है तो वह स्वामित्व कहलाया जाता है। निहित स्वामित्व कहलाया जाता है कि मतलब उसमें पहले भी उस पर उसका अधिकार था और बाद में भी। यदि समाश्रित स्वामित्व, यदि स्वामित्व प्राप्त करना संबंधी कुछ बातें तो घटित हो जाती हैं कि मतलब कुछ परसेंट था कि इस पर अधिकार जमा था झूठा, तो किंतु पर उस पर अन्य घटित होना या न होना शेष रह जाता है, तो ऐसा स्वामित्व समाश्रित स्वामित्व कहलाता है कि दूसरे पर आश्रित रहना। निहित स्वामित्व में अधिकार का निर्माण तुरंत होता है, वहीं समाश्रित स्वामी में अधिकार का निर्माण किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना से घटित होता है। वहीं निहित स्वामित्व हस्तांतरण होता है और उत्तराधिकार से प्राप्त होता है। निहित स्वामित्व उसमें मतलब आप इन्वॉल्व रहते हो। वहीं समाश्रित स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता और यह उत्तराधिकार से प्राप्त होता है, लेकिन ये भी समाश्रित जो है ये भी उत्तराधिकार से प्राप्त होगा, पर ये तुरंत नहीं होगा, ये हस्तांतरण निहित स्वामित्व या तुरंत प्राप्त होता है। वहीं निहित स्वामित्व के में अंतरिति के कब्जे लेने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, हो जाने पर उसका स्वामित्व निरस्त हो जाता है। कि मतलब निहित स्वामित्व जो है, जैसे आपके दादाजी पे कोई प्रॉपर्टी है, उनकी डेथ होगी तो उसके बाद में आपके पास आएगी। वहीं समाश्रित स्वामी के अंतरीति की मृत्यु हो जाने पर शर्त पूरी होने के पहले लागू नहीं हो सकती। कि मतलब अगर कोई समाश्रित में आपके लिए वसीयत कर रखी है तो वो वसीयत आपके पक्ष में है नहीं है, सारी शर्तें अगर उस पर लागू हों तभी आपको उस प्रॉपर्टी में मिलेगी। तो ये होता है समाश्रित स्वामित्व। तो चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, दायित्व के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा दायित्व के आवश्यक तत्व। तो दायित्व की परिभाषा पढ़ते हैं पहले, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। आम बोलचाल से की भाषा में दायित्व शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी, यानी दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदार, किसी की आपको जिम्मेदारी मिली है जिसे पूरा करने के लिए आप उसे आशा की जाती है। किसी व्यक्ति का दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। कि मतलब अगर दोष देखा जाएगा तो अगर वो अपने दायित्व से मुकरता है तब उसमें कोई दोष देखा जाएगा। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने दायित्व शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मैं सबसे पहले बात करते हैं सामान्य महोदय की। तो सामान्य महोदय के अनुसार दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है जो अप्रत्यक्ष करने वाले को अपकृत्य के उपचार के बीच मौजूद रहता है। वहीं मार्कबी के अनुसार दायित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के कर्तव्य करने के संदर्भ में किया जाता है। कि मतलब व्यक्ति का जो है ये कर्तव्य है, कर्तव्य को ही यहाँ पर क्या दायित्व बताया गया है, दायित्व बताया गया है कर्तव्य को। और उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दायित्व वह होता है जिससे किसी मनुष्य द्वारा विधि प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है। दायित्व की उत्पत्ति राज्य की संप्रभु शक्ति से होती है, राज्य की संप्रभु शक्ति से होती है। दायित्व के प्रकार, सामंत के अनुसार वैधानिक दायित्व निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आते हैं दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व में प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही द्वारा वादी को अधिकारों का परिवर्तन होता है। वहीं आपराधिक दायित्व यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक दायित्व का संबंध अपराधियों को किसी अपराधपूर्ण कृत्य के लिए दंड करने की कार्यवाही होती है। हम बात करें उपचारात्मक दायित्व के अंतर्गत वादी के अधिकार का विनिर्दिष्ट पालन किया जाता है। इस प्रकार के दायित्व का मुख्य उद्देश्य अपकारी को दंडित करना नहीं होता, बल्कि वादी को अधिकारों की रक्षा करना होता है। कि मतलब जो वादी है उसके साथ जो क्षति हुई है उसके दायित्वों का रक्षा करें हैं। वहीं दंडात्मक दायित्व, विधि के अंतर्गत दंडिक दायित्व में अपराध करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंडित करने की भावना ही प्रमुख रूप से विद्यमान होती है। प्रत्येक आपराधिक दायित्व प्रत्येक दशा में शासित होता है। शासित
दायित्व में किसी भौतिक कृत्य के होने तथा उसके कृत्य के करने या दूषित आशय होना आवश्यक है। शास्त्रीय दायित्व के लिए आवश्यक तत्व को लैटिन सूत्र एक्टस नॉन फैटिस रियम नीस मेंस रेंस सिट रिया से व्यक्त किया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसे इंग्लिश में लिखा है एक्टस नॉन फैक्ट रियम नीस मेंस सिट रिया। इसका अर्थ केवल कृत्य मात्र ही किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। दायित्व के सिद्धांत इसमें बात करते हैं दायित्व की। तो जब भी कभी भी विधि द्वारा किसी भी कृत्य का सृजन किया जाता है वह कर्तव्य की विनिर्दिष्ट पूर्ति का परिवर्तन करता है। जो व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करते उस पर विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व अधिरोपित किया जाता है तथा कानून अपकारिक व्यक्ति की पूर्ति के लिए बाध्य करता है। किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में विधि द्वारा कर्तव्य का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, जैसे कि अपूर्ण आभार के कर्तव्य। किसी भी अपूर्ण कर्तव्य का पालन न किए जाने पर विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता। वहीं ऐसे कर्तव्य जिनका अनुबंध भंग या स्थिति में विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपमान लेख प्रकाशित किया जा चुका है तो उस दशा में उपकारकर्ता को ऐसे कृत्य कार्यों से विरत रहने को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विश्वास करना व्यर्थ होगा, क्योंकि आपराधिक घटना घटित हो जाने पर अपकारी के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित करने के कर्तव्य का विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय कोई अर्थ नहीं रखता। तो ये इसमें दायित्व के कुछ होता है आवश्यक तत्व। जैसे दायित्व के आवश्यक तत्व हैं। दायित्व की उत्पत्ति के लिए निम्न 2 तत्वों का होना आवश्यक है। एक दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। दायित्व के लिए एक दोषपूर्णात्मक कार्य दुराशयपूर्ण होना चाहिए। कि मतलब दोषपूर्ण कार्य जैसे कि स्मरणीय है कि दायित्व को निर्धारण के लिए कार्य का किया जाना दोषपूर्ण होना चाहिए। कि मतलब आप अपने दायित्व से मुकर रहे हैं तो उसके लिए कोई दोष, जैसे दोष अधिकार का उल्लंघन या कर्तव्य मुक्त को प्रकट करना है। वहीं बिना क्षति के किए कार्य दोषपूर्ण कहलाते हैं। कि कोई क्षति नहीं हुई और वो कार्य हमने कर दिया बिना क्षति के तो वो दोषपूर्ण कहलाया जाएगा। वहीं दोषपूर्ण कार्य का आपराधिक विचार से क्या किया जाना चाहिए। लॉर्ड ब्रियन के मतानुसार कोई कार्य तभी अपराध माना जाता है जब वह अपराधी विचार से साथ पूरा हुआ हो, यानी कि उसकी सोच मेंटेलिटी ऐसी अपराधी के जैसी बनी हुई। जैसे एक व्यक्ति क्लब स्टैंड से छाता चुराता है किंतु घर जाकर देता है कि वह छाता उसको अपने आप ही निकालता है, वह छाता उसका अपना ही निकलता है। यह सही है कि उसकी चोरी करने का विचार था परंतु चोरी पूरी ना हो सकी, अतः उस पर चोरी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसने जो छाता चुराया था वो उसका अपना ही था। बस क्लब स्टैंड से उसने जो छाता चुराया था उसका अपना ही था। तो ऐसे ही हम आते हैं और थोड़े शॉर्ट्स क्वेश्चन के लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वेरी शॉर्ट उनको देखते हैं। तो हमारा पहला वेरी शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन है, हेम्स के कब्जे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हेम्स महोदय का जो सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं कब्जे के बारे में। हेम्स ने कारण कार्य पर आधारित दार्शनिक कसौटियों को अस्वीकार कर दिया है। उनके अनुसार कब्जा बनाए रखने के लिए कम तथ्यों की आवश्यकता पड़ी बनिस्बत और अर्जित करने के लिए उनके अनुसार तथ्य जिनके कब्जे का गठन होता है उनका अध्ययन भली भांति तब किया जा सकता है जब कब्जा पा लिया जाए।
उन्होंने कहा है कि कब्जा पाने के लिए तब एक मनुष्य का वस्तु से और बाकी दुनिया से कुछ भौतिक संबंध होना चाहिए और उसका कुछ आश्चर्य आवश्यक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संबंध और यह आश्चर्य वे तथ्य हैं जिनकी हमें खोज है, हेम्स महोदय बता रहे हैं। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत के कब्जे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सामंत महोदय के कब्जे का सिद्धांत जो है, सामंत ने कब्जे के संबंधी सिद्धांत का प्रारंभ तथ्यतः कब्जा और विधिक कब्जे में संकल्पों के बीच अंतर करके किया है। उन्होंने यह अस्वीकार किया है कि कब्जा संबंधी दो संकल्पनीय हैं। उनके अनुसार कब्जे की केवल एक संकल्पना है और वह है सत्यतः और तथ्यतः कब्जा। यह मानकर चलते हुए कि तथ्यतः कब्जा सत्यतः एवं तथ्यतः कब्जा है, सामंत ने कहा है कि विधित कब्जा काल्पनिक है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके मैं हटा लेता हूँ, आप एक सम इसे पढ़ सकते हैं अपनी आसान भाषा में। तो वहीं आते हैं पोलक के कब्जे के सिद्धांत के बारे में समझाइए। तो पोलक का कब्जे का सिद्धांत, पोलक के अनुसार आम भाषा में किसी मनुष्य किसी वस्तु पर कब्जा उस वक्त उस वस्तु का कब्जा होना कहा जाता है कि जिस पर उसका दृश्यमान नियंत्रण होता है। यह किसी उपयोग से दूसरे को अपरिवर्जित करने की उसकी दृश्यमान शक्ति है। तो यहाँ पर पोलक महोदय ने कब्जे को दर्शाया है, यानी कि अपनी कस्टडी के बारे में कि उसे कैसे अपने अंतर्गत रखा जाए। वहीं 4th क्वेश्चन है हमारा, अभिसमयात्मक रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसकी बात करते हैं हम। इसका है अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ, यानी कि कॉन्टिन्यूअल कस्टम्स। अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ संविदाओं में निश्चित रूप से सम्मिलित की गई शर्तों पर आधारित होती हैं। यदि किसी व्यापार के कामकाजी पक्षकारों के बीच हुए कुछ समझौतों के आधार पर दीर्घकाल तक चलते रहते हैं तो उसे व्यापार को करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उन निश्चित समझौते के अनुसार कामकाज करने का स्वभाव हो जाता है और यह माना जाता है कि समझौता करने वाला व्यक्ति इन शर्तों को मानने के लिए सहमत है। इस तरह शर्तों में स्थानीयता व्यापारिक प्रथाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है कब्जे के विभिन्न प्रकार। 6th है, न्यायिक पूर्व निर्णय से आप क्या समझते हैं? 7th क्वेश्चन, पूर्व निर्णय घोषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वहीं 8th क्वेश्चन है, पूर्व निर्णयात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसे सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो ऐसे ही इसके 9th क्वेश्चन है, विधायन से आप क्या समझते हैं? वहीं उच्चतम विधायन से आप क्या समझते हैं? अधीनस्थ विधायन से आप क्या समझते हैं? और ये क्या राज्य एक विधिक व्यक्ति है? तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो के आएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, तो उन सभी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।